राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभिकर्ता के प्राधिकार के विषय में पढ़ा था। आज का विषय है अभिकरण का पर्यवसान या अभिकरण की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अभिकरण के निर्माण की तरह उसका पर्यवसान या समाप्ति भी महत्वपूर्ण है। अभिकरण के पर्यवसान या समाप्ति पर पक्षकारों के मध्य एजेंसी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। जब अभिकरण की समाप्ति होती है तो पक्षकारों के मध्य एजेंसी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। जो संबंध एजेंसी के निर्माण के समय उनमें बने थे, वह संबंध जैसे ही एजेंसी समाप्त होती है वैसे ही पक्षकारों के मध्य संबंध एजेंसी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। मालिक तथा अभिकर्ता के मध्य एजेंसी की समाप्ति के तरीकों का उल्लेख भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 201 में किया गया है। धारा 201 के अनुसार अभिकरण की समाप्ति निम्न तरीकों से हो सकती है। तो धारा 201 में अभिकरण की समाप्ति के तरीकों का उल्लेख किया गया है। धारा 201 के अनुसार अभिकरण की समाप्ति निम्न तरीकों से हो सकती है। जो फर्स्ट तरीका है प्रतिसरण द्वारा, दूसरा तरीका है अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार के त्यजन द्वारा, थर्ड जो है अभिकरण के कारोबार के पूरा हो जाने से, चौथा मालिक या अभिकर्ता के मर जाने या विकृचित हो जाने से, पांचवा मालिक के दिवालिया होने पर और छठा अवधि समाप्त होने पर। तो धारा 201 में अभिकरण की समाप्ति के कुल 6 तरीकों का उल्लेख किया गया है। प्रथम जो तरीका है वह है प्रतिसरण द्वारा अभिकरण की समाप्ति। मालिक अपने अभिकर्ता के प्राधिकार को सूचना देकर समाप्त कर सकता है। तो मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार को सूचना देकर एजेंसी की समाप्ति कर सकता है। इसके बाद अभिकरण समाप्त हो जाता है। धारा 203 में ये प्रावधान किया गया है कि मालिक अभिकर्ता द्वारा अपने प्राधिकार को प्रयोग में लाने के पूर्व प्राधिकार का प्रतिसरण कर सकता है। तो धारा 203 में क्या कहा है? मालिक जो प्राधिकार का प्रतिसरण करेगा वह कब करेगा, इस संबंध में धारा 203 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। धारा 203 के अनुसार मालिक अभिकर्ता द्वारा अपने प्राधिकार को प्रयोग में लाने के पूर्व प्राधिकार का प्रतिसरण कर सकता है। तो अभिकर्ता को मालिक ने जो प्राधिकार दिया है और अभिकर्ता उस प्राधिकार का प्रयोग करे उससे पूर्व ही मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसरण करके एजेंसी की समाप्ति कर सकता है। अब प्रतिसरण अभिव्यक्त भी हो सकता है या विवक्षित भी हो सकता है। इस संबंध में प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 207 में किया गया है। धारा 207 में ये उल्लेख किया गया है कि प्रतिसरण अभिव्यक्त भी हो सकता है या विवक्षित भी हो सकता है। तो अभिव्यक्त या तो लिखित रूप से होता है या मौखिक रूप से, और विवक्षित प्रतिसरण आचरण द्वारा भी हो सकता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। क अपना घर भाड़े पर देने के लिए ख को सशक्त करता है। तो क अपना घर भाड़े पर देने के लिए ख को सशक्त करता है, मतलब ख को नियुक्त करता है। तो ख तो अभिकर्ता हो गया और क मालिक हो गया। तत्पश्चात क स्वयं उसे भाड़े पर दे देता है। उसके बाद में मालिक स्वयं उसे भाड़े पर दे देता है। ये ख के प्राधिकार का विवक्षित प्रतिसरण है। तो ख के प्राधिकार का मालिक द्वारा विवक्षित प्रतिसरण कर दिया, इसलिए एजेंसी की समाप्ति हो गई। जब अभिकर्ता अपने प्राधिकार का प्रयोग कर भी लेता है, अब ये बात आती है कि यदि अभिकर्ता अपने प्राधिकार का प्रयोग कर ले और मालिक अभिकरण की समाप्ति कर दे,
तो फिर क्या होगा? इस संबंध में प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 204 में किया गया है। जब अभिकर्ता अपने प्राधिकार का प्रयोग कर लेता है तो भी भविष्य के लिए उसके प्राधिकार को समाप्त किया जा सकता है। अगर प्राधिकार का प्रयोग कर भी ले तो भविष्य के लिए उसके प्राधिकार को समाप्त किया जा सकता है, परंतु जो कार्य किए जा चुके हैं और उसके फलस्वरूप जो दायित्व उत्पन्न हो चुके हैं, अगर कोई कार्य किए जा चुके हैं और उसके फलस्वरूप कोई दायित्व उत्पन्न हो चुके हैं, उन पर विखंडन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका प्रतिसरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही वैध बने रहेंगे। उदाहरण के लिए, जिस अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए स्वामी के लिए माल अपने व्यक्तिगत दायित्व के अंतर्गत खरीद लिया, अपने व्यक्तिगत दायित्व के अंतर्गत माल स्वामी की ओर से खरीद लिया, उसके कार्य का विखंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अपने प्राधिकार का प्रयोग कर लिया। अब उसके कार्य का विखंडन नहीं किया जा सकता। यदि अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार का आंशिक प्रयोग कर लिया हो, यदि अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार का आंशिक प्रयोग कर लिया हो तो भी मालिक भावी समयवारों के लिए अभिकरण का विखंडन कर सकता है। यदि अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार का आंशिक प्रयोग भी कर लिया है तो भी मालिक भविष्य में जो समयवार होंगे उसके लिए अभिकरण का विखंडन कर सकता है, अभिकरण की समाप्ति कर सकता है, परंतु ऐसे कार्यों तथा बाध्यताओं के प्रति विखंडन नहीं हो सकता जो किए जा चुके हैं। और यदि कोई कार्य किए जा चुके हैं तो उनके लिए विखंडन या प्रतिसरण नहीं हो सकता। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है, किसनी देवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1992। इस वाद के तथ्य इस प्रकार थे, एक अभिकर्ता ने अपने अटॉर्नी के अधिकार का प्रयोग करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। तो अभिकर्ता ने अटॉर्नी के अधिकार का प्रयोग करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया और उसके बाद समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा उसका प्राधिकार विखंडित कर दिया गया। विक्रय पत्र निष्पादित करने के पश्चात समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से उसका प्राधिकार विखंडन कर दिया, मतलब प्राधिकार को वापस ले लिया। न्यायालय ने यह विनिर्णय किया कि इस विखंडन से उस विक्रय पत्र पर कोई प्रभाव नहीं आ सकता। न्यायालय ने क्या विनिर्णय किया? उक्त विखंडन से उस विक्रय पर कोई प्रभाव नहीं आ सकता, क्योंकि जो पहले से ही निष्पादित हो चुका था। क्यों? क्योंकि विक्रय तो पहले से निष्पादित हो चुका था, इसलिए उसका रजिस्ट्रीकरण मना नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका रजिस्ट्रीकरण करना मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि विक्रय पत्र तो पहले निष्पादित हो चुका था, उसके पश्चात उसके प्राधिकार को वापस लिया गया था, अतः विक्रय रजिस्ट्रीकरण करने से मना नहीं किया जा सकता। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 206 में ये उल्लेख किया गया है कि प्रतिसरण किया जाता है उसकी सूचना दिया जाना अनिवार्य है। धारा 206 के अनुसार ऐसे प्रतिसरण या त्याजन की युक्तिगत सूचना देनी होगी। अगर प्रतिसरण किया जा रहा है या एजेंसी कारोबार का त्याग किया जा रहा है तो उसकी सूचना ही नहीं, युक्तियुक्त सूचना दी जानी, युक्तियुक्त सूचना देनी पड़ेगी। युक्तियुक्त का मतलब है युक्तियुक्त समय से पूर्व उसकी सूचना देनी आवश्यक है। यदि मालिक प्रतिसरण कर रहा है तो अभिकर्ता को युक्तियुक्त सूचना दी जाएगी, और अभिकर्ता अगर करता है रिवोक तो इसकी अभिकर्ता द्वारा मालिक को युक्तियुक्त सूचना दिया जाना अनिवार्य है। जो अभिकरण निश्चित अवधि के लिए होते हैं उनके प्रतिसरण के लिए युक्तियुक्त सूचना देना आवश्यक है। सूचना की अवधि कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें से एक यह है कि कितनी अवधि के लिए अभिकरण बना है, कितनी अवधि के लिए अभिकरण बना है। अब समापन की सूचना तब आवश्यक नहीं होती जब समापन पक्षकारों की सहमति से हो। अगर अभिकरण का समापन पक्षकार आपसी सहमति करते हैं तब सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है, चाहे अभिकर्ता की नियुक्ति करार में सूचना आवश्यक बनाई गई हो। अगर सहमति पक्षकारों में बन जाती है तब सूचना देना आवश्यक नहीं है। यदि अभिकरण को बिना युक्तियुक्त सूचना के समाप्त कर दिया जाता है, यदि बिना सूचना दिए ही अभिकरण को समाप्त किया जाता है तो इससे अभिकर्ता को होने वाली क्षति के लिए मालिक दायी होगा। अगर युक्तियुक्त सूचना देने से पूर्व ही मालिक अभिकरण की समाप्ति कर देता है
और अभिकर्ता को उससे कोई हानि होती है तो उसके लिए मालिक दायी होगा। जब अभिकरण निश्चित अवधि के लिए हो और उसका विखंडन अवधि समाप्त होने से पहले किया जाए तो क्षतिपूर्ति देनी ही पड़ेगी। यदि अभिकरण एक निश्चित अवधि के लिए हो और उसका विखंडन उस अवधि से पूर्व कर लिया जाता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो अभिकरण की समाप्ति का आधार है वह है अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार के त्यजन द्वारा। यदि अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार का त्यजन कर देता है तो उससे भी अभिकरण समाप्त हो जाता है। इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 206 में किया गया है। धारा 206 के अनुसार अभिकर्ता मालिक की भांति अभिकरण का त्यजन कर सकता है। तो अभिकर्ता मालिक की भांति अभिकरण का त्यजन कर सकता है। जैसे मालिक अभिकरण का प्रतिषण कर सकता है वैसे ही अभिकर्ता मालिक की भांति अभिकरण का त्यजन कर सकता है। प्रथमतः यदि अभिकरण निश्चित अवधि के लिए है तो अवधि समाप्त होने के पूर्व त्यजन करने पर अभिकर्ता को स्वामी को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। यदि अभिकरण निश्चित अवधि के लिए है तो उस अवधि समाप्त होने से पूर्व अगर अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार का त्यजन करता है और इससे यदि स्वामी को कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति अभिकर्ता को करनी होगी। त्यजन की युक्ति की सूचना देनी पड़ेगी। जैसे प्रतिषण की सूचना दी जाती है उसी प्रकार यदि अभिकर्ता कारोबार का त्यजन करता है तो उसकी भी मालिक को से युक्ति की सूचना देनी आवश्यक है। सूचना की अवधि का औचित्य उसी सिद्धांत के अधीन तय होता है जो मालिक द्वारा विखंडन पर लागू होता है। तो जो त्यजन की सूचना दी जाएगी वह भी युक्तियुक्त सूचना दी जानी आवश्यक है। यदि अभिकर्ता बगैर युक्ति की सूचना के परित्याग कर देता है और उससे यदि स्वामी को कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व अभिकर्ता पर होगा। अतः अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार का त्यजन करके अभिकरण की समाप्ति कर सकता है, परंतु इसके लिए अभिकर्ता को मालिक को त्यजन के संबंध में पहले सूचना दिया जाना आवश्यक है। सूचना ही नहीं युक्तिगत सूचना दिया जाना आवश्यक है। और यदि अभिकर्ता युक्तिगत सूचना दिए बिना ही अभिकरण का त्यजन कर देता है और मालिक को उससे कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति अभिकर्ता को करनी होगी। तीसरा जो अभिकरण समाप्ति का तरीका है अभिकरण के कारोबार के पूरा हो जाने पर जो कारोबार अभिकरण जिस कारोबार के लिए अभिकरण का निर्माण हुआ था और वह कारोबार अगर पूर्ण हो जाता है तो जैसे ही कारोबार पूर्ण होगा वैसे ही अभिकरण की समाप्ति हो जाएगी। और इस संबंध में प्रावधान धारा 201 में किया गया है। कारोबार की पूर्ति होते ही अभिकरण स्वयं में समाप्त हो जाती है। जैसे ही कारोबार पूर्ण हुआ वैसे ही अभिकरण समाप्त हो जाएगा। उदाहरणार्थ जैसे अभिकर्ता को माल बेचने के लिए रखा गया है उसका अधिकार माल की बिक्री होते ही समाप्त हो जाती है। जैसे ही यदि अभिकर्ता को माल बेचने के लिए रखा गया है और जैसे ही माल की बिक्री होती है वैसे ही अभिकरण समाप्त हो जाता है। वह बाद में विक्रय की शर्तों को बदल नहीं सकता। चौथा जो अभिकरण की समाप्ति का तरीका है वह है मालिक या अभिकर्ता के मर जाने या विकृचित हो जाने से। यदि मालिक या अभिकर्ता में से कोई उनकी मृत्यु हो जाए या विकृचित हो जाए तो उससे भी अभिकरण की समाप्ति हो जाती है। मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु या उसके पागल होने पर अभिकरण अपने आप समाप्त हो जाती है। किसी कंपनी का समापन या भागीदारी के विघटन का भी यही परिणाम होता है। तो कंपनी का समापन या भागीदारी विघटन का भी यही परिणाम होता है। अतः कंपनी का भी समापन या भागीदारी का विघटन भी मृत्यु या विकृचित हो जाने पर होती है। उसी प्रकार अभिकरण की समाप्ति भी मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु या उसके पागल होने पर अभिकरण अपने आप समाप्त हो जाता है। मृत्यु के पूर्व अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्य बाध्यकारी रहते हैं। यदि मृत्यु से पूर्व अभिकर्ता ने कोई कार्य किए हैं तो वह बाध्यकारी रहते हैं। पांचवा जो अभिकरण की समाप्ति का तरीका है वह है मालिक के दिवालिया होने पर। यदि मालिक दिवालिया हो जाता है तो अभिकरण अपने आप समाप्त हो जाता है।
जैसे ही मालिक दिवालिया हो जाएगा वैसे ही अभिकरण समाप्त हो जाएगा और मालिक और अभिकर्ता के मध्य जो एजेंसी के संबंध थे वह समाप्त हो जाएंगे। छठा जो तरीका है वह है अवधि समाप्त होने पर। जिस अभिकर्ता को निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है उसकी नियुक्त अवधि पूरी होने पर अभिकरण समाप्त हो जाता है। तो अभिकर्ता को निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है और जैसे ही अवधि पूरी हो जाती है वैसे ही अभिकरण समाप्त हो जाता है, भले ही अभिकरण का कारोबार न समाप्त हो। यदि अभिकरण एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है और वैसे ही वह अवधि जैसे ही समाप्त हो जाती है वैसे ही अभिकरण का भी समापन हो जाता है। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन। अभिकरण की मतलब समाप्ति पर या अवसान पर क्या परिणाम होगा, इस संबंध में प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 208 में किए गए हैं। धारा 208 के अनुसार अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान या समाप्ति जहाँ तक अभिकर्ता से संबंध है उसका ज्ञान होने से पूर्व अथवा जहाँ पर व्यक्तियों से संबंध है उन्हें उसका ज्ञान होने से पूर्व प्रभावी नहीं होता। जब अभिकरण की समाप्ति मृत्यु के कारण होती है तो ये समाप्ति तभी प्रभावशाली होती है जब अभिकर्ता को मृत्यु का ज्ञान हो जाए। जब अभिकरण की समाप्ति मृत्यु के कारण होती है तो ये समाप्ति तभी प्रभावी होगी जब अभिकर्ता को मृत्यु का ज्ञान हो जाए। जहाँ तक मालिक तथा अभिकर्ता के संबंधों का प्रश्न है, अभिकरण उस समय समाप्त हो जाता है जब अभिकर्ता को इसकी सूचना मिल जाए। तो अभिकर्ता को जैसे ही इसकी सूचना मिलेगी वैसे ही अभिकरण समाप्त हो जाएगा। उदाहरण, जहाँ एक अभिकर्ता जिसे माल विक्रय का प्राधिकार दिया गया उसके प्राधिकार का विखंडन किया जाता है, परंतु ऐसी सूचना पाने से पूरी यदि वह माल बेच देता है तो ये विक्रय वैध है। जहाँ तक पर व्यक्तियों का प्रश्न है, अभिकरण तब समाप्त होता है जब उन्हें सूचना मिल जाए। अगर पर व्यक्तियों से का प्रश्न है तो अभिकरण कब समाप्त माना जाएगा, जब उन्हें सूचना मिल जाए। जब पर व्यक्तियों को अभिकरण की समाप्ति की सूचना मिल जाए वैसे ही अभिकरण की समाप्ति मान ली जाएगी। मालिक द्वारा अभिकर्ता के अधिकारों का विखंडन हो जाने के बाद अगर अभिकर्ता माल को बेच देता है तो विक्रय मालिक पर बाध्यकारी होगा। यदि क्रेता ये नहीं जानता हो कि विक्रय के समय अभिकरण समाप्त कर दिया गया हो। अटॉर्नी द्वारा किया गया संपत्ति का उस समय विक्रय जब उसकी शक्ति मालिक द्वारा समाप्त की गई थी बाध्यकारी मानी गई, क्योंकि संविवार के समय क्रेता को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। यदि अटॉर्नी द्वारा किया गया संपत्ति का विक्रय जब उसकी शक्ति मालिक द्वारा समाप्त की गई थी बाध्यकारी मानी गई, क्योंकि संविवार के समय क्रेता को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। अतः धारा 208 के अनुसार अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान जहाँ तक अभिकर्ता से संबंध है उसे उसका ज्ञान होने से पूर्व, मतलब ज्ञान जैसे ही अभिकर्ता को ज्ञान होगा उससे पूर्व अथवा पर व्यक्तियों से संबंध है उन्हें उसका ज्ञान होने से पूर्व प्रभावी नहीं होगा। तो अभिकरण कब प्रभावी होगा या कब समाप्ति मानी जाएगी, जब इसका ज्ञान अभिकर्ता को हो जाए। अगर पर व्यक्तियों के मामले में है और जैसे ही पर व्यक्तियों का उनको ज्ञान हो जाता है वैसे ही अभिकरण की समाप्ति हो जाती है। धारा 209 में ये उल्लेख किया गया है कि अभिकर्ता का ये कर्तव्य है कि मालिक की मृत्यु या विकृचित हो जाने से वह मालिक के उत्तराधिकारियों के हित में मालिक के ऐसे हित को जो उसके सुपुर्द किए गए थे उसको सुरक्षित रखे अथवा उसका संरक्षण रखे। तो अभिकर्ता पर ये दायित्व आरोपित किया गया है कि यदि मालिक की मृत्यु हो जाती है या वह विकृचित हो जाता है तो वह जो मालिक के उत्तराधिकारियों के संबंध में उनका जो हित है उसको वह सुरक्षित रखे। अतः अभिकरण की समाप्ति का तरीकों का उल्लेख संविदा अधिनियम की धारा 201 में किए गए हैं। थैंक यू।